मध्य पूर्व में स्थिति एक बार फिर से नियंत्रण से बाहर हो रही है और युद्ध विराम समझौते के बावजूद अमेरिका और ईरान एक बार फिर से हमले कर रहे हैं। आज बहरीन ने घोषणा की कि ईरान ने उसके क्षेत्र पर मिसाइल हमला किया है। इससे पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि उन्होंने हार्मुज जलडमरू मध्य में एक और टैंकर पर हमला किया जो तेहरान के अनुसार नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। ये सब तब हुआ जब अमेरिका ने ईरान के क्षेत्र पर हवाई हमला किया जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा ताइवान के टैंकर पर हमले के जवाब में था। और ये सब कुछ सिर्फ एक ही दिन में हुआ। इसी बीच इजराइल और लेबनान ने एक और युद्ध विराम समझौता किया, लेकिन उससे भी कम समय में इजराइल ने हिजबुल्लाह की उकसावे वाली कार्रवाई के जवाब में फिर से लेबनान के क्षेत्र पर हमला कर दिया। कुल मिलाकर कई विशेषज्ञों का मानना है कि हार्मुज जलडमरू मध्य केवल कागजों पर ही खुला है और अमेरिका और ईरान के बीच समझौता बहुत जल्द पूरी तरह से टूट जाएगा। और कई संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि ईरान जानबूझकर समझौते को विफल करने की कोशिश कर रहा है। उन मांगों के बाद जो पर्शियन खाड़ी के देशों ने रखी और अरब देशों के कॉमनवेल्थ काउंसिल की घोषणा में दर्ज की गई। मेरा नाम अलेक्से पेची है। आइए इस पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे अपनी टिप्पणी लिखना ना भूलें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे ही अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मध्य पूर्व क्षेत्र छोड़ा, ईरान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और क्षेत्र में नई गोलाबारी शुरू कर दी। आज 27 जून को ईरान ने ड्रोन से बहरीन पर हमला किया और शनिवार को हार्मुज जलडमरू मध्य में एक जहाज पर अलग से हमला हुआ। संभवतः ये तेहरान ने अमेरिका के रात के हवाई हमलों के जवाब में किया और फारस की खाड़ी में ये आतंकी हमले ये दिखाते हैं कि ईरान के साथ युद्ध फिर से नियंत्रण से बाहर हो सकता है। यहां तक कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघर्ष के अंतिम समाधान पर समझौता करने की कोशिश करते हुए एक अंतरिम समझौते पर पहुंचने के बाद भी। गुरुवार को जलडमरू मध्य छोड़ने की कोशिश कर रहे कंटेनर जहाज पर ईरानी ड्रोन के हमले के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रात भर हवाई हमले किए, जिससे युद्ध के नाजुक युद्ध विराम को कमजोर करने वाले हमलों की एक श्रृंखला जारी रही। इसी बीच अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने शनिवार को कहा कि वो ओमान के पास होर्मुज जलडमरू मध्य में मार्ग का विस्तार करेगा ताकि आने जाने वाले दोनों तरह के जहाजों की आवाजाही की अनुमति दी जा सके। ये संभवतः तेहरान के साथ संबंधों में एक नया तनाव पैदा करेगा, जो इस जलडमरू मध्य को अमेरिकी लोगों के साथ चल रही बातचीत में एक महत्वपूर्ण दबाव बिंदु मानता है। अमेरिकियों के साथ मिलकर यह उल्लेखनीय है कि बहरीन ईरान का कट्टर आलोचक है और अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का बेस भी है। हाल ही में वहां फारस की खाड़ी सहयोग परिषद देशों के विदेश मंत्रियों की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक हुई, जो ईरानी हमलों को रोकने और हार्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से खोलने की अपील के साथ समाप्त हुई। और फारस की खाड़ी के इन देशों की ये मांगे ईरान के फिर से हमला करने के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक बनी, लेकिन हम इस पर थोड़ी देर बाद आएंगे। आज बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि कई ईरानी ड्रोन ने देश पर हमला किया। बयान में इस हमले को उद्धरण नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए एक घोर खतरा बताया गया है। नुकसान या किसी कारण की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। शनिवार को ईरानी अर्धसैनिक संगठन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान जारी किया, जिसे सरकारी समाचार एजेंसी आयरनो ने प्रसारित किया, जिसमें कहा गया कि IRGC ने क्षेत्र में उद्धरण अमेरिकी आतंकवादी सेना के कई ठिकानों पर हमले किए। बयान में हमलों के क्षेत्रों का जिक्र नहीं था, लेकिन साफ था कि वो बहरीन था। अमेरिकी सशस्त्र बलों की सेंट्रल कमांड ने कहा कि रात के हमलों के दौरान सेना ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन परिसरों के साथ साथ तटीय रडार स्टेशनों पर भी हमले किए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस, जो ईरान के साथ वार्ता का नेतृत्व कर रहे थे, ने शुक्रवार शाम को सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान को, जैसा कि उन्होंने कहा, फोन उठाना चाहिए। अगर युद्ध विराम समझौते को लेकर कोई मतभेद उत्पन्न होते हैं तो हिंसा का जवाब दिया जाएगा। ये एक संकेत था कि अगर आपको कोई समस्या दिखती है तो हमें फोन करें, हमसे बात करें और हम बिना किसी आपसी हमले के उन समस्याओं को सुलझा लेंगे।
अमेरिका और ईरान सौदे की शर्तों पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें मुद्दे हैं जैसे जहाजों का हार्मुज, जलडमरू मध्य से निर्बाध गुजरना जो विश्व की तेल गैस आपूर्ति के लिए अहम है, और ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार का भविष्य। अस्थायी समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान के पास विवरणों पर सहमति बनाने के लिए 60 दिन है। इसी दौरान ब्रिटिश समुद्री व्यापार संचालन केंद्र ने बताया कि शनिवार को जलडमरू मध्य में एक और टैंकर पर हमला हुआ, लेकिन उसका चालक दल सुरक्षित रहा। इस सूचना के तुरंत बाद अमेरिकी नौसेना के नियंत्रण में संयुक्त समुद्री सूचना केंद्र ने घोषणा की कि ओमान के तट के पास मार्ग को जहाजों के प्रवेश और निकास को सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित किया जा रहा है। कहा गया कि वहां अमेरिकी सेना जहाजों को एस्कॉर्ट करती है, इसलिए सुरक्षित है, लेकिन सच में वहां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेकिन ईरान इस बात पर जोर देता है कि जहाजों को उसके आदेशों का पालन करना चाहिए और चेतावनी देता है कि वो जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए शुल्क लेना शुरू कर देगा। हाल ही में जहाजों द्वारा फारस की खाड़ी छोड़ने की कोशिशें बढ़ गई हैं, और अब इब्राहिम अजीजी, जो ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख हैं, ने शुक्रवार को कहा, हार्मुज जलडमरू मध्य ईरान के नियंत्रण में है, इसलिए नियमों का सम्मान करें। ये एक संकेत था कि अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो हम आप पर हमला करेंगे। अमेरिका और फारस की खाड़ी के अरब देशों ने ईरान की मांगों को खारिज कर दिया, और कुल मिलाकर वो जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है, भले ही वो ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल में आता है। संयुक्त समुद्री सूचना केंद्र ने चेतावनी दी है कि जहाजों के लिए खतरा गंभीर है, नाविकों को बारूदी सुरंगों को लेकर सतर्क किया गया है, और अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति की उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि बारूदी सुरंग हटाने का अभियान जारी है। इसी समय संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने शुक्रवार को जहाजों की नई निकासी की कोशिश को स्थगित कर दिया और कहा कि ये फिर से शुरू नहीं होगी जब तक ये गारंटी नहीं मिल जाती कि अन्य जहाजों पर हमला नहीं किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हाल ही में करीब 115 जहाज जलडमरू मध्य से निकल चुके हैं। ये बताना जरूरी है कि ईरान संघर्ष विराम विफल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तेहरान सरकार को खाड़ी देशों की मांगे पसंद नहीं आईं। 25 जून को अमेरिका और खाड़ी देशों ने बहरीन में अरब देशों के सहयोग परिषद की बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी किया था। मैं यहाँ मार्क रूबियो और खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात की बात कर रहा हूँ। खाड़ी देशों मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस बयान और बैठक के तुरंत बाद ईरान ने जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। तो बयान में खाड़ी देशों ने निम्नलिखित बातें कही हैं। आगे बिंदुवार मंत्रियों ने ईरान पर बातचीत में एकता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि साझा लक्ष्य हासिल किया जा सके, यानी ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने या प्राप्त करने से रोका जा सके। मंत्रियों ने कहा कि दीर्घकालिक शांति के लिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों जैसे अन्य मुद्दों का समाधान भी जरूरी है। यही वो बिंदु है जो अमेरिका और ईरान के बीच आपसी समझौते के ज्ञापन में नहीं है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हस्ताक्षर किए थे। इजराइल ने इस समझौते की आलोचना की क्योंकि इसमें मिसाइल, ड्रोन कार्यक्रम और प्रॉक्सी ताकतों पर सहमति नहीं थी। अरब देशों ने भी इसी पर जोर दिया। आगे बढ़ते हैं। मंत्रियों ने हार्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के महत्व पर जोर दिया, लेकिन किसी भी प्रकार के शुल्क, कर या जलडमरू मध्य पर नियंत्रण स्थापित करने की किसी भी कोशिश को खारिज कर दिया। मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि ईरान के साथ किसी भी प्रकार के व्यापारिक और निवेश संबंध सशर्त हैं और इन्हें रद्द भी किया जा सकता है। ये ईरान द्वारा ज्ञापन और अंतिम समझौते के प्रावधानों के पालन और अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों को रोकने पर निर्भर हैं और आर्थिक सहयोग के लिए जरूरी परिस्थितियां बनाने पर भी निर्भर हैं। मंत्रियों ने सीरियाई सरकार के साथ सहयोग जारी रखने और उसे प्रमुख चुनौतियों के समाधान में सहायता देने पर सहमति जताई, जैसे कि आतंकवाद से लड़ाई, बुनियादी सेवाओं की बहाली, निवेश माहौल में सुधार और शरणार्थियों व आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की स्वैच्छिक वापसी के लिए परिस्थितियां बनाना। यहाँ सीरिया का उल्लेख यूं ही नहीं है। मैं संक्षेप में बताऊंगा कि अब अमेरिका और अरब देश सीरिया को क्या सौंपना चाहते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के मुद्दे का समाधान ये है कि सीरियाई लोग उससे लड़ें और उसे वहां से हटाएं, फिर इजराइल लेबनान छोड़ दे।
मंत्रियों ने लेबनान की संप्रभुता, सुरक्षा, स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस संदर्भ में उन्होंने अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान के बीच जारी द्विपक्षीय वार्ताओं का स्वागत किया, जो दीर्घकालिक शांति समझौते और समझौते के लिए परिस्थितियां बनाने की दिशा में हैं, दोनों देशों के बीच सुरक्षा के संबंध में। और साथ ही मंत्रियों ने लेबनान में सभी प्रॉक्सी समूहों के पूर्ण निरस्त्रीकरण और बल प्रयोग पर लेबनानी राज्य के एकाधिकार की पुनर्स्थापना का आह्वान किया। और अरब देशों के मंत्रियों के ऐसे निष्कर्षों के जवाब में उसी दिन ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने एक चेतावनी जारी की। उद्धरण, यदि कोई भी जहाज हमारी अनुमति के बिना या निर्धारित मार्ग के बाहर जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश करता है तो वो सभी परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा। और इसके कुछ ही घंटों बाद सिंगापुर के झंडे वाले कंटेनर जहाज एवरलोली पर ईरानी ड्रोन द्वारा हमला किया गया। ये हमला समझौते के बाद किसी जहाज पर पहला था जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम समझौते का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन कहा। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को रामुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। जैसा कि आप समझ चुके हैं, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि शुक्रवार के हमलों के जवाब में उन्होंने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अब सारी कड़ियां जुड़ गई है। मैं आपको याद दिला दूं कि युद्ध विराम समझौते में यह प्रावधान है कि ईरान रामुस जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेगा, जहां से दुनिया का 1/5 तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस सप्लाई होता है। और निर्बाध पारगमन सुनिश्चित करना ईरान की सबसे बड़ी रियायत थी। लेकिन यहां यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन और कैसे इन शब्दों को पढ़ता है। ईरान की व्याख्या में जलडमरू मध्य का फिर से चालू होना इसका नियंत्रण छोड़ने का मतलब नहीं है। समझौते के अस्पष्ट रूप से लिखे गए बिंदु में कहा गया है कि ईरान और ओमान जलमार्ग के भविष्य के प्रबंधन के निर्धारण के मुद्दे पर सहयोग करेंगे, जिससे वास्तव में तेहरान को इसके प्रबंधन में औपचारिक भूमिका मिलती है। यानी अब ईरान उस समझौते के बिंदु का हवाला दे सकता है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए थे और जिसमें कहा गया है कि भविष्य में ईरान को इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का वास्तव में अधिकार है। जबकि अमेरिका के साथ बातचीत जारी है, गुरुवार का हमला इस बात का संकेत है कि ईरान हार्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी शर्तें थोपने की योजना बना रहा है, ये तय करते हुए कि जहाज कहां और कब गुजर सकते हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने तेहरान द्वारा अनुमोदित न किए गए मार्गों को अस्वीकार्य, पूरी तरह से खतरनाक और प्रतिबंधित करार दिया है। इसी बीच जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ सुलझा लिया है और ईरान कभी भी हार्मुज जलडमरू मध्य को नियंत्रित नहीं करेगा, हाल ही में बनाए गए ईरानी जलडमरू मध्य प्राधिकरण ने फारस की खाड़ी में नियम जारी किए हैं। ओमान जहाजों से ईमेल के जरिए प्राधिकरण फॉर्म भरने की मांग करता है, जिसके बदले में सुरक्षित मार्ग की गारंटी दी जाती है, जिसमें बीमा भी शामिल है। यानी ईरान ने पहले ही जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए शुल्क वसूलने की एक योजना बना ली है, जिससे वो जोखिम बीमा के शब्दों के पीछे छुपा रहा है और जोखिम वही है जो वसूली के लिए पेश किए जाते हैं। असल में ये उन्हीं से बचाव का बीमा है। आइए मैं यहां समझाता हूं कि समस्या क्या है। अर्मुज जलडमरू मध्य नामक सकरे समुद्री गलियारे में जहाजों के लिए 3 अलग-अलग मार्ग बन गए हैं। विभिन्न विभाग इन 3 गलियारों से जहाजों के पारगमन के आयोजन के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। एक दक्षिणी मार्ग ओमान के तट के पास के पानी से होकर गुजरता है, यही एक मार्ग है। दूसरा मार्ग जो युद्ध से पहले हमेशा उपयोग होता था, जलडमरू मध्य के बीच अंतरराष्ट्रीय जल से गुजरता है। और तीसरा मार्ग उत्तर में स्थित है और वो पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में है। ये जहाज संचालकों के लिए मुश्किल विकल्प है कि इन 3 मार्गों में से कौन सा चुने, खासकर अगर वे बीच वाला मार्ग लें। अगर वे जलडमरू मध्य के बीच वाले मार्ग से या ओमान के करीब वाले रास्ते से जाते हैं तो उन पर ईरान के हमले का बहुत बड़ा खतरा रहता है। अमेरिकियों का दावा है कि वे ओमान तट के साथ सुरक्षित मार्ग की गारंटी देते हैं, लेकिन गुरुवार को इसी गलियारे में एक जहाज पर हमला हुआ। तो और इसी के अनुसार यह दिखाता है कि दुर्भाग्यवश वहां पूरी तरह से सुरक्षा नहीं है।
ये स्पष्ट न होना कि कौन सा मार्ग चुने जल मार्गों से व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर लाने के प्रयासों को और जटिल बनाता है। जहाजरानी कंपनियां कहती है कि ईरान और अमेरिका के नेताओं के बीच हुई समझौते दुर्भाग्यवश वास्तव में समुद्र में लागू नहीं हो पा रही हैं। ये काम नहीं कर रहा, इसी पर सहमति हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप इस पर चुप है। अगर जहाज ईरानी रास्तों को नहीं चुनते, यानी बीच में या ओमान के करीब से जाते हैं, तो वे सीधे हमले का जोखिम उठाते हैं। अगर वे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की मांगों का पालन करते हैं और ईरानी रास्ता अपनाते हैं, तो उन्हें समझौता टूटने की स्थिति में पश्चिमी प्रतिबंधों का डर रहता है। अगर ईरान अमेरिका समझौता विफल होता है, तो ईरान के तट पर चलने वाले और तेहरान के नियम मानने वाले जहाज मालिकों को अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ईरान से सहयोग किया। ऐसा लगता है कि असली बंधक जहाजरानी कंपनियां ही हैं। ईरान ने शुरू में, जैसा कि आप याद करेंगे, मार्ग के लिए शुल्क की मांग की थी, लेकिन बाद में कहा कि वो तुरंत शुल्क लागू नहीं करेगा। इसके बजाय वो समुद्री सेवाओं के लिए शुल्क वसूलने, जहाजों पर नया पर्यावरणीय शुल्क लगाने और अपनी बीमा सेवा थोपने की योजना बना रहा है। अमेरिका के अरब सहयोगी जो जलडमरू मध्य से तेल भेजते हैं, हैरान हैं और सोच रहे हैं कि ट्रंप ने क्या हासिल किया। असल में ईरानी जहाजों के गुजरने के लिए शुल्क वसूलते हैं, बस इसे अलग अलग नाम देते हैं। कभी इसे टैक्स, कभी पर्यावरणीय टैक्स, कभी किसी अनजानी समुद्री सेवा का शुल्क, बीमा वगैरह कहते हैं। कुल मिलाकर आप इसे जो चाहे नाम दें, लेकिन असल में ये जहाज के गुजरने के लिए पैसे वसूलना ही है। आखिरकार गुरुवार को एवर लोबली जहाज पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने पूरी तरह से समन्वित मानवीय निकासी को रोक दिया, जिसके तहत 500 से अधिक वाणिज्यिक जहाजों और 11,000 से ज्यादा नाविकों को, जो फारस की खाड़ी में फंसे हुए थे, बाहर निकाला जाना था। हाँ, तो बात यह है कि उन्हें उस क्षेत्र से बाहर निकाला जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्हें वहां से निकाला नहीं जा सका है। साथ ही इजराइल लेबनान शांति मुद्दे में भी बड़ी समस्याएं हैं। शुक्रवार को ही इजराइल और लेबनान ने वॉशिंगटन में 4 दिनों की बातचीत के बाद ट्रंप प्रशासन की मध्यस्थता में एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन समस्या ये है कि ये इजराइल और लेबनान के बीच एक और शांति समझौता है, लेकिन इजराइल ने कभी लेबनान की सरकार के साथ युद्ध नहीं किया। वो हमेशा हिजबुल्लाह के लड़ाकों से लड़ता है जो बातचीत में शामिल नहीं थे, और उन्होंने किसी चीज पर हस्ताक्षर नहीं किए। और एक दिन भी नहीं बीता कि इजराइल और हिजबुल्लाह ने फिर एक दूसरे पर हमला किया। मैं यही रुकता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आप इजराइल के काम का समर्थन करना चाहते हैं तो लाइक करना ना भूलें। आप डोनेशन के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन की लिंक और डिटेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें। अलविदा।